अयोध्या सौहार्द की राजधानी बने। अयोध्या से संदेश सकारात्मक राजनीति का जाए। अयोध्या का संदेश मिली जुली संस्कृति का है। एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़े और ऐसा वातावरण बने जिसमें कहीं भय की जगह ना हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लगातार नकारात्मक राजनीति से भय का माहौल, डराने का माहौल पैदा किया। मुझे उम्मीद है अयोध्या के वासी इस बार अपने सबसे पुराने नेता आदरणीय अवधेश प्रसाद जी को चुन करके अयोध्या के विकास को और ऊंचाई तक ले जाने का काम करेंगे। 4 चरण बीत चुके हैं, 5वां चरण आ गया है, कहाँ देखते हैं आप अपने आप को? देखिए, जो भाजपा ने झूठ बोल करके जिस ऊंचाई तक पहुंचे थे, अब वो ढलान पे आ गए हैं और नीचे जा रहे हैं। उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जनता उनकी कहानी नहीं सुनना चाहती है और उनके जो पुराने घिसे पिटे डायलॉग है उनको भी नहीं सुनना चाहती। जिस समय उन्हें पेपर लीक पे बात करनी चाहिए, जिस समय उन्हें नौजवानों की नौकरी रोजगार के बारे में बात करनी चाहिए, वो लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं अपनी बातों से। लेकिन जनता, नौजवान सब सावधान है। और जहां किसान की आय बढ़ानी थी, आज लागत बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी, भ्रष्टाचार बढ़ा है। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसने भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल दी। पोल भ्रष्टाचार की भी खोली और महंगाई की भी। जिस कंपनी से इन्होंने अगर चंदा लिया है तो स्वाभाविक है वो मुनाफा कमाएगी, और जब मुनाफा कमाएगी तो स्वाभाविक है महंगाई बढ़ेगी। इस सरकार ने चंदा लेकर के, पैसा वसूल करके भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ाने का नया फार्मूला दिया है। और साधारण देखिए, मोटरसाइकिल की कीमत क्या है आज से 10 साल पहले मोटरसाइकिल क्या थी, डीजल की कीमत क्या थी, और जो दवाई हम आप सब खाते हैं, पहले 500 mg में ही बुखार ठीक हो जाता था। अब बताओ 650 खाना पड़ रहा है mg, उसके बाद भी बुखार नहीं ठीक हो रहा है। और दवाइयां कितनी महंगी हो गई, इलाज नहीं दे पा रही सरकार। जो व्यवस्थाएं बनाई थी, मेडिकल कॉलेज का समाजवादियों ने दी था। मेडिकल कॉलेज की नींव में अगर कोई है तो समाजवादी लोग हैं। लोग जो है, जिनसे बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है, अपने मन में कुछ क्या इस बार अखिलेश यादव भी पीएम की रेस में है? ये बड़ी रेस बड़ी वो है आपको। देखिए, आप अगर गिनती में भी हैं, अगर आप गिनती में भी शामिल हैं तो हम समाजवादियों के लिए बड़ी बात है। और रेस में कौन होगा, ये चुनाव के बाद स्ट्रेटेजी का खुलासा होगा। आखिरी सवाल है, वो हालांकि इलेक्शन से आपसे जुड़ा नहीं, लेकिन केजरीवाल के घर में मालीवाल का एक बड़ा विवाद आया, जो राज्यसभा है सत्य नहीं है बाकायदा। इसकी पहले महिला आयोग की अध्यक्ष बताया जाए कि प्रधानमंत्री बड़ी की आवाज में इस तरह की चीजें हुई। देखिए, तो ये क्या घटना हुई है उसकी मुझे सच्चाई में जानकारी नहीं है, क्योंकि आज हमारी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की प्रेस थी। हम लोगों ने राशन की गुणवत्ता, राशन की मात्रा को बढ़ाने का फैसला लिया। वहीं आटा और डाटा की बात की है। कल हमारी और अरविंद केजरीवाल जी की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं समझता हूँ वो बात सामने आ जाएगी कि सच्चाई क्या थी पीछे। क्या महिला सुरक्षा की बात लगातार करते हैं? नहीं, महिला की सुरक्षा विषय है, लेकिन जो ये विषय एक ही पार्टी के बीच का है और एक ही पार्टी की सांसद है, एक ही पार्टी से वो संबंध रखती हैं, क्या कारण रहा होगा जिसकी वजह से ये बात सामने आई है, वो तभी जान सकते हैं जब हम जानकारी कर लें। अभी मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन महिला सुरक्षा में तो आंकड़े जो बताते हैं, उत्तर प्रदेश सबसे पीछे खड़ा है। आखिरी सवाल, आप इलेक्शन के नजदीक हैं और आप दावा भी कर रहे हैं कि सरकार बनने की स्थिति में है, गठबंधन, क्या कॉमन एजेंडा कोई बनेगा? देखिए, हमारा विजन डॉक्यूमेंट है और नहीं, हमारा विजन डॉक्यूमेंट है, कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है, लेकिन बहुत सारे बिंदु इसमें कॉमन है। किसानों का कर्ज माफ होना, माताओं बहनों को लखपति बनाना, बच्चों को नौकरी देना, 30 लाख जो जगह खाली है उनको देना, जाति जनगणना कराना,
सामाजिक न्याय की बात करना, जिनके साथ आरक्षण में भेदभाव हो उनको आरक्षण दिलवाना। मैं समझता हूं हम सबका लार्जली जो घोषणा पत्र है वो एक सा है, और जब बहुत सारे घोषणा पत्र हैं तो जनता को तो वन ऑफ द बेस्ट चीज मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज हैं। यहाँ ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति की मनमर्जी से सब कुछ चल रहा हो, जो आत्मतुष्टिकरण के लिए कुछ भी फैसला ले सकते हैं। इसलिए जनता को सबसे बेस्ट जो चीज होगी, बेस्ट ऑफ बेस्ट मिलने जा रहा है, उसके लिए जनता मतदान कर रही है। और मैं आखिरी कहता हुआ कि लोग अपना अपना आकलन कर रहे हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता का गुस्सा सातवें आसमान पे है। 140 करोड़ की जनता इन्हें 140 सीट के लिए भी तरसा देगी। You know, the journey of 2 hours can be done in 20 minutes. As in, you wouldn't even believe it. मतलब, like, who would have thought something like this was possible? And आज, मतलब, नवी मुंबई से मुंबई तक और गोवा से मुंबई तक और बैंगलोर से मुंबई तक, when all the journey is made so easily and with such amazing infrastructure, makes me feel proud. जब वर्ल्ड के बाकी साइड हम देखते थे तो लोग कहते थे कि इंडिया में ऐसे स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकते, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इस लेवल का हो ही नहीं सकता, इंडिया नहीं बना सकता। अब हमने ये कर दिखाया अटल सेतु। हाँ जी। तो वर्ल्ड हमको क्रिटिसाइज करो, उस पे क्या कहेंगे? अब तो इंडिया ने ना सुनना, they're not willing for it anymore. So I think now at least India is not stopping anywhere. Nobody is saying it's not possible in India. अब हो नहीं सकता, or you know it's impossible for India. Nobody is like, look at our country grow. Like, it's freaking brilliant the way in the last 10 years the country has grown, and you know the infrastructure today, the planning in our country, the road planning, everything is just brilliant. So I think now it's the hard time. इनफैक्ट कोई ऐसा काम होने में पहले दशकों लग जाते थे, सिर्फ 7 साल में बना है। तो जो हाँ टाइम जी, yeah, मतलब I just got to know अभी कि it's all done in 7 years and it's what 20 kilometers. It's amazing. Like, look at it. It's I'm speechless honestly. ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है बहुत तारीफ हो रही, पूरी दुनिया भर में इसकी बात हो रही है। भारत के लोग तो इसको एंजॉय कर ही रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में आप लोग इसको बड़े सम्मान के नजर से देख रहे हैं। क्या कहेंगे आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कैसे काम करें? मुझे लगता है कि अभी the young generation, the young India is growing at such a fast speed, and it's the young generation, as in India is the smartest country, I would like to say. I take pride in it, and I think like it's something that the young Bharatiya, like, they have to vote, and they're being very responsible now, and it's no more that they're getting influenced by, you know, whatever you say. People are actually seeing, people are being very इसका बहुत बड़ा खुलासा आज मैं 140 करोड़ देशवासियों के सामने करना चाहता हूं। और भगवान राम की ये धरती है एक प्रकार से, तो मुझे लगता है कि गंभीर विषय यहां पर उठाना ज्यादा अच्छा होगा। साथियों, कांग्रेस की सोच है कि देश की सरकारें जितना बजट बनाती है उसका 15% सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी पर खर्च हो, यानी धर्म के आधार पर बजट का भी बंटवारा, धर्म के आधार पर इन्होंने देश को बांटा, और आज भी वो धर्म के आधार पर भांति भांति के बंटवारे करने में लगे हुए। कई साल पहले कांग्रेस ने धर्म के आधार पर बजट के आवंटन को हरी झंडी दिखा दी थी। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की।
आप कल्पना कर सकते हैं कि बजट का इस प्रकार से टुकड़े करना ये कितना खतरनाक विचार है। और आप जानते हैं कांग्रेस के लिए माइनॉरिटी सिर्फ एक ही है, उसका अपना प्रिय वोट बैंक। मुझे याद है उस समय मैं सीएम था और जब ये बात कांग्रेस ने उठाई थी तो मैंने उसका मुख्यमंत्री रहते हुए पुरजोर विरोध किया था। कांग्रेस उस समय चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। तब भाजपा के जबरदस्त विरोध के बाद ये कामयाब नहीं हो पाए थे, लेकिन अब ये सारे पुराने एजेंडे की उसको लागू करने पर तुले हुए हैं। बाबा साहब आंबेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि एससी, एसटी, ओबीसी और गरीबों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देगी। कांग्रेस आपकी संपत्ति को भी जब्त करके उसका हिस्सा अपने वोट बैंक को देने की तैयारी में है। लेकिन कांग्रेस और इंडी अगाड़ी वाले कान खोल करके सुन ले, मोदी धर्म के आधार पर न बजट बांटने देगा और न ही धर्म के आधार पर आरक्षण देगा। वंचितों का जो अधिकार है, वंचितों का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है।